हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आइए आज इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहास क्लास 10 का है आपको दोस्तों। इसमें देखेंगे पहला चैप्टर जो दिया गया है यूरोप में राष्ट्रवाद। आज इसका जितना भी प्रश्न उत्तर होगा दोस्तों उसके बारे में अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में आज हम देखेंगे इस वीडियो में। आपको पिछले इस वीडियो में इतिहास का एक वीडियो दिया गया है, उसमें पहला इकाई का जितना भी बीच से जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया गया है वो सारा का सारा आपको ऑब्जेक्टिव मिल चुका है। आपको उसी प्रकार सारा 8 चैप्टर का आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव और उसका सब्जेक्टिव। तो चलिए आइए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। चलिए आइए वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो दोस्तों ये आपका है इकाई फर्स्ट, इसमें लिखा हुआ है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसको आज हम चलिए देखते हैं। इसमें दोस्त देखेंगे आपका यहाँ लिखा हुआ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न 20 शब्दों में उत्तर दे। पहला राष्ट्रवाद क्या है, दूसरा मेजनी कौन था, तीसरा जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, चौथा मेटरनिक युग क्या है। तो आइए इसका हम आंसर एक एक करके सबका देखते हैं। तो दोस्तों है राष्ट्रवाद क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम, भौगोलिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों में एकता की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है दोस्तों मेजनी कौन था। आंसर लिखेंगे मेजनी को इटली के आंदोलन का मसीहा कहा जाता है। मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। इन्होंने यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की। तीसरा प्रश्न दोस्तों है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो आंसर हो जाएगा जर्मनी के एकीकरण की अनेकों बाधाएं थी। जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। धार्मिक और जातीय रूप से उनका विचार एक नहीं था। अब चौथा प्रश्न दोस्तों, अब चौथा प्रश्न है मेटरनिक युग क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेटरनिक अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावशाली शासक था। यूरोप में 1815 से 1818 ईस्वी तक के यूरोपीय इतिहास को काल मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। ये आपका दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न था। अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका दोस्तों पहला प्रश्न है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस का शासन लुई फिलिप उदारवादी और महत्वाकांक्षी था। उसने 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। गीजो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। लुई फिलिप भी अमीरों को पसंद करते थे। उसका कोई अच्छा नीति नहीं था। देश में भुखमरी और बेरोजगारी चरम पर थी। लोग उनसे नाराज रहने लगे। इन सभी कारणों ने 1848 के फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। आप देखेंगे दोस्तों दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दोस्तों इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इटली के एकीकरण। ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा के विवाद को लेकर ऑस्ट्रिया और इटली में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हुई। पिडमाउंट लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया और इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। अब है दोस्तों जर्मनी का एकीकरण, वही क्वेश्चन का है दोस्तों आंसर। जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। बिस्मार्क ने पर्सा की सेना का संगठन कर उसने यूरोप को शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। इस प्रकार ऑस्ट्रिया के पृथक्करण के कारण ही जर्मनी का एकीकरण हो पाया। अब देखेंगे दोस्तों तीसरा प्रश्न। अब दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने न सिर्फ जर्मनी और इटली में राष्ट्रीयता की स्थापना में मदद की बल्कि संपूर्ण यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता को लेकर उथल पुथल हुआ और इसके साथ राष्ट्रीयता के मूल में लोकतांत्रिक विचारों का उदय हुआ। अब अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों चौथा गरिबाल्दी के कार्यों की चर्चा करें। आंसर हो जाएगा गरिबाल्दी सशस्त्र क्रांति का समर्थक था। वह इटली के रियासतों का एकीकरण करके इटली में गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था, किंतु बाद में काउंट काबूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। वह रोम पर आक्रमण करना चाहता था लेकिन काबूर के कहने पर यह योजना त्याग दी। इस त्याग से विश्व भर में उसकी प्रशंसा हुई। ये दोस्तों आपका आंसर है। अब देखेंगे पाँचवा। दोस्तों इस चैप्टर का पांचवा और लास्ट प्रश्न है विलियम प्रथम को बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे। आंसर विलियम प्रथम जानता था कि जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक है। इसे हटाए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। अतः ऑस्ट्रिया से मुक्ति पाने के लिए उसे युद्ध में हराना जरूरी था। विलियम की इस नीति के कारण बिस्मार्क ने रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किया तथा जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।